बादल बरसकर रीते हुए हैं, हमारे सभी सुख बीते हुए हैं। हम हैं खिलाड़ी खिलाता है कोई, न हारे हुए हैं न जीते हुए हैं। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री सुनील गलगोटिया जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश बिन्नीवाले जी, आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी, बहन नीता बाजपेयी जी, आदरणीय राजेंद्र पाठक जी, इस सभा मंडप में उपस्थित माननीय मुकुल कानेटकर जी, माननीय शंकरानंद जी, भारतीय शिक्षण मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, देश भर से आए सभी शोधवीर, आदरणीय भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं जिनका यहां पर चयन नहीं हुआ। तो इसलिए आप सभी अपने अपने स्तर पर विजेता हैं, जैसा कि मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था। वैसे आनंद की बात यह है कि जब हम पुरस्कार वितरण कर रहे थे तो मैंने आरएफ के डीजी महोदय को कहा कि पुरस्कार की राशि 1 लाख है, क्या ही अच्छा होता कि ये राशि 1 करोड़ होती। तो उन्होंने कहा कि उस स्तर का अगर शोधवीर मुझे मिलेगा तो मैं 1 करोड़ की भी राशि पुरस्कार के लिए दे सकता हूं। इसलिए आप भारतीय शिक्षण मंडल या रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की क्षमता की परीक्षा लीजिए और उस स्तर का शोध कार्य करके दिखाइए। ये हम सब के लिए एक तरह की चुनौती है, एक तरह की प्रेरणा है। ये इसलिए भी है कि किसी भी प्रतियोगिता का बार, किसी भी प्रतियोगिता का श्रेष्ठता का मानदंड उस प्रतियोगिता के नियम से तय नहीं होता, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों की क्षमता और दक्षता और प्रेरणा से तय होता है। आज से कुछ समय पहले जब युवा शोधवीर समागम की कल्पना की थी, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कार्यक्रम का प्रतिसाद इतना अच्छा होगा और देश भर से इतने ज़्यादा युवा हमें प्राप्त होंगे जो इस तरह के कार्य में अपनी रुचि दिखाएंगे और संकल्पित होकर इस समागम में भाग लेने आएंगे। ये भी बहुत आनंद की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि पूरा भारत यहाँ इस पंडाल में समाया हुआ है, इस मंडप में समाया हुआ है और हम देखते हैं कि अद्भुत मेधा के धनी, अद्भुत प्रतिभा के धनी, अद्भुत रचनात्मकता के धनी, अध्ययनशील और संकल्पित ऐसे युवा हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि स्वामी विवेकानंद आज अगर होते तो वे बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे अगर 100 संकल्पित युवा मिल जाएं तो मैं इस पूरे विश्व का नक्शा बदल देता हूं। आज हमारे पास ऐसे 500 युवा संकल्पित शोधवीर उपस्थित हैं जो पूरा विश्व का नक्शा बदलने के लिए संकल्पित हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं। एक महत्वपूर्ण बात जब कभी हम इस तरह की संगोष्ठियों या समागम में आते हैं तो ये होती है कि बहुत सारी बातें जो हमें कक्षा में सिखाई जाती हैं, बहुत सारी बातें जो हमें सत्रों में सिखाई जाती हैं, उससे अधिक कहीं सीखना हमें इस बात से प्राप्त होता है जब हम दूसरे साथियों से मिलते हैं, उनके ज्ञान के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानते हैं। अभी एक बहन ने कहा कि मुझे सिर्फ बहुत कुछ सीखने को ही नहीं मिला, मुझे इतने सारे मित्र मिल गए, इतने सारे भाई बहन मिल गए जो देश के कोने कोने से आए थे। अभी हम एक भाई की बात सुनते हैं कि वो गढ़चिरौली से आए, गढ़चिरौली से भी किसी दूर के गांव से आए। मैंने इसीलिए आप सबसे पूछा था कि आप सब गढ़चिरौली के बारे में कितना जानते हैं। ये महाराष्ट्र के एक ऐसे जिले से आते हैं जहां पर घनघोर नक्सलवाद का प्रभाव था और इसलिए वहां कई वर्षों तक विकास भी अवरुद्ध हो गया था। ऐसी स्थिति में वहां का कोई भाई इतनी दूर चल के सिर्फ शोध समागम में इसलिए भाग लेने आता है ताकि उसकी शोध की पिपासा, उसकी ज्ञान की पिपासा पूरी हो सके, तो हमें उसके संकल्प की और उसकी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। आप ये भी समझ सकते हैं कि आज जबकि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और हम सब संकल्पित हैं कि सन 2047 में भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में परचम फहराएगा, तब
आज भी ऐसे कुछ गांव मौजूद है जहां का युवा कहता है कि मैंने रेल नहीं देखी, मैंने बस नहीं देखी, हवाई जहाज की तो बात बहुत दूर की है। तो अगर हम एक तरफ सन 2022 का भारत देखते हैं तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम सब उस भारत की ओर भी दृष्टिक्षेप करें जो कहीं न कहीं विकास की इस दौड़ में, प्रगति की इस दौड़ में पिछड़ गया है। और इसलिए जब हम सुभाष चंद्र बोस के भारत के सपने को देखते हैं, उनके स्वराज्य के सपने को देखते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें इस बात की आशा बनती है कि कैसे उस व्यक्ति ने भारत की स्वतंत्रता के पहले ही एक विकसित भारत का नक्शा देख लिया था, एक समूचे विकासशील देश का स्वप्न देख लिया था। मुझे याद आते हैं लोकमान्य तिलक, जब उनसे कहा गया था तो लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों से सिर्फ एक ही बात कही थी कि हम अपना शासन स्वयं देख लेंगे, आप तो भारत, हमारा भारत हमें छोड़कर, हमें सौंपकर चले जाइए। जब भारतीयों से कहा गया था कि आपको शासन करना नहीं आता, आपको देश चलाना नहीं आता, हम आपको देश चलाना सिखा देंगे, तब ये लोकमान्य तिलक ही थे जिन्होंने गरज के कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, और इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके भारत भूमि से चले जाइए। ऐसे ऐसे तपस्वी और निष्ठावान हमारे राष्ट्र सपूतों के कर्तृत्व, उनकी प्रेरणा, उनकी क्षमता के आधार पर ये भारत स्वतंत्र हुआ है। और इसलिए जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम सबको उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, जिन्होंने कहीं न कहीं इस भारत भूमि को स्वतंत्र कराने में प्राणपण से पूरे जीवन को लगाकर अपना योगदान दिया है। उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय राजनाथ सिंह जी आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें बता रहे थे, तब निश्चित तौर पर हम सबको इस बात का भी स्मरण होना चाहिए कि भारत के इतिहास लेखन में भी बहुत सारी गंभीर विसंगतियां हुई हैं, जिसके कारण हमें लगातार कई वर्षों तक न्यूनता बोध से ग्रसित होना पड़ा है। हमें कभी विजय का इतिहास बताया नहीं गया, हमेशा हमें पराजय के इतिहास को बताकर हमारे मन को कुंठित किया गया। ऐसे ही इस पराजय के इतिहास में से उभर कर निकले थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का सपना देखा था और एक ऐसी सेना का गठन किया था जिसने कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य आतंकित था कि अगर इनके पूरे के पूरे मंसूबे सफल हो गए तो भारत न सिर्फ बहुत जल्दी आज़ाद होगा बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, जो कि वे कभी नहीं चाहते थे। वे हमेशा चाहते थे कि भारत भले ही स्वतंत्र हो जाए, लेकिन भारत हमेशा रेंग कर चलता रहे और हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकता रहे। आज 75 साल बाद जब इंग्लैंड की सरकार का प्रतिनिधित्व एक भारतीय करता है तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि हमने अंग्रेजी हुकूमत के उस निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सूद समेत चुका दिया है, क्योंकि आज भारतवंशी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। लेकिन ये सिर्फ उतने से ही गर्व की बात नहीं है, उससे ज़्यादा गर्व की बात ये भी है कि आज जहाँ जहाँ भी भारतवासी हैं वहाँ अपनी श्रेष्ठता का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का परचम लहरा रहे हैं। वो चाहे विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान हो, चाहे किसी देश का साम्राज्य हो, चाहे किसी देश की संसद हो, चाहे और कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, जहाँ जहाँ भी भारतीय गए हैं वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपना परचम लहराया है। लेकिन इस परचम को लहराने के पीछे जो संकल्प है, जो क्षमता है, जो निष्ठा है, उस निष्ठा का कहीं न कहीं सूत्रपात यहाँ ऐसे किसी सम्मेलन में होता है, ऐसे किसी समागम में होता है। आज जब एक भाई गलती से इंडिया बोलकर फिर भारत बोलता है तो निश्चित तौर पर लगता है कि इन 3 दिनों में हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ तो संस्कार इनके ऊपर किए ही हैं कि हम इंडिया से कम भारत की यात्रा की ओर प्रारंभ कर चुके हैं। ये जो इंडिया से भारत की ओर यात्रा का प्रारंभ है, यही दरअसल हमारे अपने जीवन के एक नए सूर्योदय का प्रारंभ है। आपने दूसरों से क्या सीखा, दूसरों को क्या जाना, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने आप को कितना जाना, अपने आप को कितना पहचाना, अपनी क्षमताओं का आपने किस तरह से विकास किया, अपनी क्षमताओं का आपने किस तरह से अवलोकन किया।
मुनि क्षमा सागर जी की को एक कविता में, बहुत सुंदर सी कविता जैन मुनि क्षमा सागर की है, उन बहुत सुंदर सा मुक्तक है। घर से निकला हूँ, बाहर चला हूँ, सब पूछते हैं बाहर जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं कहता हूँ मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो लौटकर अपने पास आना है। ये बाहर से जो अंदर की यात्रा है, इस यात्रा का साक्षात्कार आपको इन 3 दिनों में हो, यही प्रयास हम सबने किया था। आपकी क्षमता में, आपकी साधना में, आपके तप में, आपके उद्देश्य में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ आपको सही दिशा में मोड़ने की, कमी थी तो सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देने की, कमी थी तो आपको सिर्फ सही अवसर प्रदान करने की। आप में से बहुत लोगों ने भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में यहाँ आने से पहले या इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले नहीं जाना था, लेकिन यहाँ जानने के बाद या यहाँ आने के बाद आपको इस बात का तो एहसास निश्चित तौर पर हो ही गया होगा कि ये संगठन एक ऐसे तपस्वी लोगों का संगठन है जिसमें माननीय मुकुल जी, माननीय शंकरानंद जी जैसे लोग अपना पूरा जीवन आप जैसे युवाओं को कहीं न कहीं सही प्रेरणा देने के लिए खपा रहे हैं। इनका स्वार्थ अपनी कोई सिद्धि, अपनी कोई प्रसिद्धि, अपनी कोई प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है। इनका स्वार्थ सिर्फ ये है कि भारत में आप जैसे संकल्पित युवा कहीं न कहीं निर्मित होकर समाज में खड़े हो सके। और इसलिए ये जो युवा शोधवीर समागम है, ये सिर्फ किताबी समागम नहीं है जहाँ पर आप कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, वो किसी किताब में छप जाएगा, उस किताब का कहीं विमोचन हो जाएगा, प्रतियां इधर से उधर बट जाएंगी और आपके API स्कोर में दर्ज हो जाएंगी। आपको एक नया कार्यक्रम भी दिया गया है, मी फॉर माई नेशन। और ये जो मी फॉर माई नेशन है, ये कार्यक्रम आपके शोध को, आपके संकल्प को, आपकी पूरी रचना क्षमता को समाज के साथ सीधे सीधे जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें आप संकल्प करके कोई क्षेत्र चुनेंगे, उस गांव में जाएंगे, उस शहर में जाएंगे, समाज में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के संदेश को, उनके जीवन को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए आपको पूरे 1 महीने का कार्यक्रम दिया गया है। 30 दिसंबर को जब हम सब भारत माता का पूजन करेंगे, तो हम सब इस बात के संकल्प के साथ और इस बात के संतोष के साथ भारत माता का पूजन करेंगे कि मैंने इस देश के लिए अपना कितना समय दिया है और इस समाज को कितनी सारी बातें साझा की हैं। और एक बात मैं मित्रों आपसे सिर्फ बता देना चाहता हूं कि जब आप मी फॉर माई नेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, तो अपने अंदर किसी किस्म का कोई गर्व का भाव लेके न जाएं, अपने अंदर कहीं कोई श्रेष्ठता का भाव लेके न जाएं कि हम कुछ हैं इसलिए हम आपको बताने आए हैं। ये सोच के कभी मत जाइए। आप हमेशा अपने अंदर एक विद्यार्थी का, एक शिष्यत्व का भाव लेके जाइए। आप समाज में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आप समाज को कुछ सिखा रहे हैं, आप समाज में इसलिए जा रहे हैं ताकि आप समाज से कुछ सीख सके, कुछ जान सके, कुछ समझ सके। आपने ज्ञान की पिपासा में देखा होगा कि कई बार ऐसी जगह से भी आपको इतना श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त होता है जहां से आपने कभी भी अपेक्षा नहीं की होती। चारों तरफ एक ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी अपनी ज्ञान का भंडार आपको लुटाने के लिए बैठे हैं, प्रेरित हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप भरा हुआ बक्सा लेके जाएंगे तो उस बक्से में कुछ और नहीं डाल पाएंगे। अगर आपको समाज में जाना है तो अपना बक्सा खाली करके जाइए, ताकि जो कुछ आपको सीखने को मिलता है वो सब आप लेकर आएं और आपका ज्ञान का भंडार और अधिक समृद्ध हो सके। जितने ज़्यादा आप विनम्र होंगे उतने अधिक आप श्रेष्ठत्व को प्राप्त होंगे। ये बात तुलसीदास जी ने बहुत पहले कह दी थी जब उन्होंने कहा, फल भारन नमी मिटप भूमि रहे नियराई। यानी जैसे जैसे पेड़ में और अधिक फल लगते हैं वो और अधिक भूमि की तरफ झुकता चला जाता है। यही सौजन्य, यही सद्भाव और यही विनम्रता का भाव आपको आपके जीवन में और अधिक श्रेष्ठत्व की ओर ले जाएगा और अधिक संकल्पित होने की ओर ले जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा सत्र है, 3 दिन का सत्र, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ
समय हो, इस दृष्टि से आप इसका उपयोग करें। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं संभवतः किसी विश्वविद्यालय की परिधि में, किसी स्कूल की परिधि में शायद आपको प्राप्त नहीं होता। अगर इसमें आपके जीवन की कुछ श्रेष्ठता हुई है तो शिक्षण मंडल को तो श्रेय है ही, साथ ही श्रेय आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को भी है, जिन्होंने शिक्षण मंडल पर विश्वास करके आपको यहाँ भेजा है। अब आप उनके भी विश्वास को खरा करिए और शिक्षण मंडल के विश्वास को भी खरा करिए। अंत में मैं अपनी एक कविता आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। कई मंचों पर पढ़ी है, आप में से जिन्होंने नहीं सुनी शायद उनके लिए नई हो। इसका शीर्षक है मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगे जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयां जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी जब सोचना पड़े बार बार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी पड़ी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से कर देते परिस्थिति को मात। चाहे गति पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और अंतिम है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे दूर कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब पड़े जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।